हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम वार्षिक परीक्षा का अभ्यास प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का आज इस वीडियो में जानेंगे। कक्षा 9th का 2022-23 का और 80 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। और अब जो नेक्स्ट पेपर है, इंग्लिश का पेपर ख़त्म हो चुका है आपका, और आपका साइंस का पेपर ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट पेपर जो है वो एसएसटी का है। तो आज हम सेक्शन बी जो है, खंड ख जो है वो आज हम इस वीडियो में उसके सारे प्रश्न उत्तर को देखेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे और आप उनको याद कीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वो आने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये जो आपका एग्ज़ाम है ये आपका 25 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम आपका होने वाला है। सो बेटा इसमें आते हैं खंड क जो था, इसमें सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस थे जो हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भेज दूंगी। आप वहां से मेरी जो पार्ट 1 वीडियो है सेक्शन ए वहां पे जा सकते हैं। अब आता है खंड ख सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, वनों का हमारे जीवन में कोई 2 महत्व लिखिए। और दूसरा प्रश्न जो है अथवा वाला है वो है 1878 के वन कानून के कोई 2 महत्व लिखिए। तो चलिए 2 नंबर का प्रश्न है, दोनों के उत्तर जो हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। सो बेटा प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में हम आते हैं। वन के महत्व को यहाँ नीचे सूचीबद्ध में किया गया है। पहला, आश्रय और छाया प्रदान करते हैं। दूसरा, हवा, भोजन, फल, लकड़ी, पानी और दवा प्रदान करते हैं। तीसरा जो है महत्व है, एक प्राकृतिक वायुमंडलीय शोधक के रूप में कार्य करते हैं। चौथा, 2 बोले, कोई भी, मैं सारे पढ़ दे रही हूँ, आपको जो 2 इजी लगे वो आप लिख लीजिएगा। जलवायु, मृदा अपरदन को रोकने और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, जैव विविधता के प्रबंधन द्वारा स्थिरता में मदद करते हैं और लोगों को रोजगार लाभ प्रदान करते हैं। इसके बाद जो 1878 वाला जो प्रश्न था उसका उत्तर देख लेते हैं। ये भी उत्तर नंबर 1 ही है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। 1878 के वन अधिनियम के अनुसार वनों को वर्गीकृत किया गया था। पहला, आरक्षित वन में ये सबसे अधिक प्रतिबंध वाले वन थे। वे सरकार द्वारा अधिग्रहित या स्वामित्व में थे। इन जंगलों को उनकी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा घोषित किया जाता है। इन वनों में शिकार, चरना, स्थानीय लोगों का प्रवेश आदि प्रतिबंधित है। वन अधिकारी द्वारा ही किसी के प्रवेश की अनुमति दी जाती है। दूसरा है संरक्षित। ये ऐसे वन हैं जिनसे सरकार को राजस्व उत्पन्न करने के लिए पेड़ों और अन्य संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार है। ये वन आरक्षित वनों की तुलना में कम प्रतिबंधित हैं और यहाँ अधिक लोगों, आमतौर पर सरकारी अधिकृत कर्मियों की इन वनों तक पहुँच है। तीसरा, गांव। ये जंगल सबसे कम संरक्षित है और स्थानीय लोगों की इन तक पूरी पहुंच है। वनों के अधिकार सरकार द्वारा संबंधित गांव या समुदाय को सौंपे जाते हैं। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 23 का आंसर देखते हैं। अब उसके बाद बेटा आते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो इसमें और 23 जो प्रश्न है वो है आदर्श आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। तो ये दोनों के ही आंसर 2-2 मार्क्स के हैं। दोनों के ही आंसर को मैं रीड कर लेती हूँ आपके सामने, आप उसको याद कर लीजिएगा यहाँ से देख करके। तो नेक्स्ट जो बेटा है खंड ख के ही अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे चले। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण निम्न प्रकार से होता है। पहला, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इसके बाद दूसरा, इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति माह। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमने पढ़ा था आदर्श चुनाव वाला, आचार संहिता वाला, उसका उत्तर देख लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है
जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद इसके समाप्त होने की। तो ये प्रश्न हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी क्या है? इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 24 पे हम चलेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। इसके उत्तर भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसका उत्तर क्या है। तो ये लास्ट प्रश्न है खंड ख का, यानी टोटल जो है वो इसमें 5 प्रश्न है, 1, 2, 3 और 2 जो है ऑप्शन वाले। तो इन सभी के आंसर्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम खंड ग की ओर चलेंगे। तो चलिए बेटा खंड ख का ही लास्ट प्रश्न का उत्तर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी पहली बार 1966-67 में केंद्र द्वारा पेश किया गया था। आज़ादी के समय भारत को अनाज उत्पादन में बड़ी कमी का सामना करना पड़ा था। कम उत्पादन आबादी की उच्च मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं था। इसलिए 1 दशक से अधिक समय तक संघर्ष करने के बाद भारत सरकार ने आखिरकार व्यापक कृषि सुधारों के लिए जाने का फैसला किया। इस कृषि सुधार की दिशा में पहले कदम के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी पेश किया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी किसानों के लिए एक सुरक्षा जाल है, क्योंकि यह उन्हें बाजार और प्राकृतिक प्रकार की अनिश्चितताओं से बचाने की दिशा में काम करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की शुरुआत भारत के कृषि उद्योग के लिए क्रांतिकारी कदम था, जिसने देश को खाद्य घाटे से खाद्य अधिशेष राष्ट्र में बदल दिया। तब से एमएसपी वित्तीय उतार चढ़ाव से सुरक्षित रहने के लिए किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ है। तो चलिए बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे खंड ख का, यानी सेक्शन बी का। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो सेक्शन सी की भी अपलोड करूँगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।